नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आईएमएफ ने भारत के विकास की रफ्तार पर ब्रेक का डर जताया है। चीन में आईएमएफ की 2 दिन की बैठक के बाद G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने जिसमें हिस्सा लिया, इस बैठक में भारत के रिफॉर्म्स और ग्रोथ के सुस्त होने की आशंका जताई गई, जिसकी वजह कॉरपोरेट बैंकों की खराब बैलेंस शीट और लगातार एक्सपोर्ट का गिरता स्तर माना गया। इससे पहले भी आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7.4% किया था। एक नोट जारी कर आईएमएफ ने भारत सरकार को बेहतर जीडीपी ग्रोथ के लिए मार्केट, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, लीगल सिस्टम और प्रॉपर्टी राइट्स के सुधार पर जोर देने के लिए कहा। हालांकि आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव संकेत भी दिए। केंद्र ने राज्य सरकारों को जरूरी खाद्य पदार्थों से लोकल टैक्स हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें दाल, खाना बनाने का तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को उचित कीमतों पर जनता को सामान मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी हेम पांडे ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर एपीएमसी एक्ट को रिव्यू करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने पत्र के जरिए राज्य सरकारों को किसानों को मनमर्जी बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि उपभोक्ता समेत किसानों को पैदावार का सही मूल्य मिलना चाहिए। कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस को आसानी से और तुरंत चेक कर सकें, इसके लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कई अहम कदम उठाए हैं। ईपीएफओ ने 2014 में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन नंबर लॉन्च किया था, जिससे कर्मचारी सिंगल विंडो के जरिए अपने पीएफ अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। यूएएन का प्रयोग करके यूएएन कार्ड और केवाईसी की जानकारी हासिल की जा सकती है। ईपीएफओ ने हाल ही में 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट स्कीम लॉन्च की, जिसमें आपका यूएएन आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा, जिसमें आप अपने सभी पुराने पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने अपना यूएएन नंबर अभी तक नहीं लिया है, तब भी आप अपना पीएफ बैलेंस पीएफ अकाउंट नंबर के जरिए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपने अपना यूएएन एक्टिवेट करवा लिया है, तो आप अपना पीएफ बैलेंस 077-382-99899 पर एसएमएस भेजकर या 011-2290-1406 पर मिस्ड कॉल करके जान सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ईपीएफओ ने मोबाइल ऐप एम सेवा की भी शुरुआत की है। एनएसईएल केस को जल्द से जल्द निपटाने के लिए सरकार स्पेशल कोर्ट का गठन करने जा रही है। साथ ही सरकार ने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द डिफॉल्टर से करीब 3,721 करोड़ रुपए वसूले। इसके साथ ही सेबी को इस बाबत ब्रोकर्स की पूरी जांच करने के लिए कहा गया है। यह फैसला इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में मौजूदा सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिटी सिविल कोर्ट के जज और एडिशनल जजों के गठन की स्पेशल कोर्ट के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू से जल्द डिफॉल्टर्स की संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया है। सरकार ने मानसून सत्र में रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल पास होने की उम्मीद जताई है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि बिल का ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार है और सरकार इसे मानसून सेशन में पास करवाने की हर संभव कोशिश करेगी। इस बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी पेनल्टी का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए, स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए और सीट बेल्ट ना बांधने पर 1,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल के पास होने से सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी। साल 2016 में आने वाला वक्त आपके लिए अच्छे दिन लेकर आ सकता है। wisdomjobs.com के सर्वे के मुताबिक जुलाई से दिसंबर के बीच सैलरी में औसतन 10.7% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 2016 में सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी तो 2015 के बराबर है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले नौकरियों में इस साल कमी आ सकती है। सर्वे के मुताबिक साल की दूसरी छमाही में कंपनियां टॉप परफॉर्मर्स को सैलरी में बेहतरीन बढ़ोतरी दे सकती हैं। ई कॉमर्स सेक्टर में सैलरी करीब 15.5% तक बढ़ सकती है, जबकि लाइफ साइंसेस में 11.8 और मीडिया में 11.3% तक यह बढ़ोतरी हो सकती है।
मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया की मुहिम को राज्य सरकारों का भी साथ मिल रहा है। स्टार्टअप इंडिया को राज्य सरकार भी आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही है, तभी तो देश में स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल पैदा हो रहा है। देश में माहौल बदल रहा है। बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करने के लिए अब कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी तो अलग अलग देशों से आकर लोग यहाँ अब अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। सरकार भी स्टार्टअप्स की मदद कर रही है रेगुलेशंस और सर्टिफिकेशन के साथ। जो स्टे इन इंडिया का जो प्रोग्राम था उसको गवर्नमेंट ने काफ़ी सीरियसली लिया है और बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में अभी फिर से रजिस्टर होने लगेंगे। जो पहले सिंगापुर या यूएस जाते थे वो अभी इंडिया में ही रहना चाहते रहेंगे। ब्रांच नाम का बिजनेस चलाने वाले यूएस बेस्ड गोविंद कवातुरी को भी भारत में बिजनेस करना पहले के मुकाबले आसान लगता है। ये भारत में इसलिए वापस आए क्योंकि भारत इनका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। इन्हें यहाँ बिजनेस सेट करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। फाइल्स प्रोसेस और काफी काम जल्दी हो गया। So I think my experience with government has been really amazing in terms of looking at them in the perspective of startups again. They are working like startups, and the movement of files is extremely fast. So if there is anything that has to be done, it's either yes or no. It's unlike earlier times where it was kept on the table for a longer time. वही ओयो रूम जो 6000 प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं, उन्हें भी अक्सर टैक्सेशन और पॉलिसीज की परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। उन्हें उम्मीद है कि जीएसटी आने पर पारदर्शिता और बढ़ेगी। हालांकि उनका मानना ये भी है कि पिछले 2 से 3 साल में बिजनेस पॉलिसी को लेकर उनका अनुभव अच्छा रहा है और हालिया सरकार स्टार्टअप्स की काफी मदद कर रही है। जब से हम इंडस्ट्री में, जो कि 3 साल रहा है अभी, इसमें हमने देखा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो चाहकर जितनी रेगुलेशन बनाना चाहे उतना बना सके। बट इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से मूव हो रही है कि इन रेगुलेशंस को जल्दी से जल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम डेफिनेटली बहुत फोकस देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। देश बिजनेस के लिए खराब माहौल की छवि से आगे बढ़ रहा है और इन सभी स्टार्टअप्स का मानना है फिलहाल देश में स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए बेहतरीन माहौल है और असफलता की चिंता छोड़कर कामयाबी की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तान्या दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। क्या यूपी में दलितों के नाम पर शुरू हुई सम्मान की लड़ाई दरअसल वोट की लड़ाई है? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज दलित अस्मिता के नाम पर ताल ठोकते राजनीतिक दलों को कभी भी दलितों की सेहत, दलितों की शिक्षा और दलितों के रोजगार के लिए इस कदर सड़क पर उतरते और जूझते नहीं देखा गया। भाजपा व उसके सर्वोच्च नेतृत्व ने मेरे खिलाफ जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत ही अपने एक वरिष्ठ नेता को आगे करके एक दलित की बेटी के साथ साथ देश की बेटी के प्रति भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कराया है। अपने कार्यकर्ताओं पे भी, उनको भी पहले गिरफ्तार करेंगी। उन्होंने तो अभी सपा सरकार से बोला कि प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है दयाशंकर सिंह के लिए, तो क्या उन्होंने ये पूछा कि मेरे लिए और नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सबके लिए भी एफआईआर जो लॉन्च की गई है उसमें भी आप प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं कर रहे? यदि बीजेपी के दबाव में आकर वर्तमान सपा सरकार ने व खासकर मुख्यमंत्री ने अपनी बुआ के मान सम्मान में दोषी दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार करके उसके किए की इसको सख्त सजा नहीं दी या दिलवाई, तो फिर ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के बनते ही हमारी सरकार द्वारा दयाशंकर सिंह प्रकरण की समयबद्ध निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। बहन मायावती जी की पूरी पार्टी, उन्होंने खुद ऐलान किया, पूरी पार्टी ने देश की तमाम उन 50% महिलाओं का अपमान किया, उनको गाली दी और छोटी छोटी बच्चियों का अपमान किया है।
न कि दयाशंकर जी की पत्नी और दयाशंकर जी की बेटी ही नहीं, देश की तमाम महिलाओं का अपमान किया है। यहाँ मैं दलित वर्ग के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी आगाह करना चाहूंगी, देश में घटित घटनाओं के खिलाफ संघर्ष में बीएसपी नेतृत्व के एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरने के कारण खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बौखलाई भाजपा व सपा ने अब नई नई घिनौनी चालें भी चलनी शुरू कर दी हैं। मैं सोचता हूं कि जो ये सिलसिला चल रहा है वो लंबा अब राजनीति में आ गया, अब वो इलेक्शन मोड में उसको लंबा किया जा रहा। तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर रामविलास पासवान का कहना है कि यूपी में लड़ाई बीजेपी और एसपी के बीच है। मायावती के सहानुभूति वोट को कुचल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बीच में मायावती जी का कुछ जो है ये जो सिंपैथी वेव चला था, जिसको उन्होंने जो है अपने खत्म कर दिया। हाथी ने जो है वो सिंपैथी वेव को कुचल दिया, समझ न गए। और जो बात जब मैंने कल भी कहा था, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है, वही बात मायावती के प्रति कही गई तो वो अपराध है। तो उसी तरीके से जो है दयाशंकर सिंह के परिवार के खिलाफ में भी जो कहा गया है वो भी उतना ही घिनौना है और उतना ही अपराध है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज कश्मीर में दखल को लेकर पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कश्मीर में दखल देना बंद करने की नसीहत दी है। महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर पॉलिसी बदलने की सलाह दी। पाकिस्तान को कश्मीर के बारे में अपना रवैया बदलना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान को भी ये पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। और जो हमारे वजीर आजम ने एक शुरुआत की थी लाहौर जाके, वही एक रास्ता और कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान ने एनकाउंटर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया। विरोध में 19 जुलाई को ब्लैक डे भी मनाया। गुरुवार को पाक पीएम नवाज शरीफ ने कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने का इंतजार करने की बात कही। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, नवाज का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से हवाला के जरिए हर साल करीब 100 करोड़ रुपए कश्मीर भेजे जाते हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज घाटी में तनाव के हालात पर श्रीनगर में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पार्टी नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों से मुलाकात की। श्रीनगर में राज्यपाल NN वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के दौरान गृहमंत्री ने घाटी में अमन बहाल करने के उपायों पर चर्चा की। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने महबूबा कैबिनेट के मंत्रियों और अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर हालात काबू करने के लिए सुझाव मांगे। कांग्रेस ने राजनाथ सिंह की बैठक का बॉयकॉट किया है। भारत सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। हम लोगों ने भी कुछ डिसीजन लिए हैं जिसकी मैं स्वयं यहाँ पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहता, मुख्यमंत्री जी को जानकारी है। मेमोरेंडम पार्टी की तरफ से उन्हें पेश किया गया। एक तो फौरी तौर हालात पे काबू पाने के लिए हमारे कुछ सुझाव थे। हमारी एक ही मांग है कि दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, चाहे प्रधानमंत्री बुलाएं या गृह मंत्री बुलाएं। कश्मीर घाटी के 5 जिलों में 16वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि कुछ इलाकों में तनाव घटने के बाद कर्फ्यू हटा लिया गया है। भारत ने चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के 3 पत्रकारों को निकाल दिया है। तीनों पत्रकारों को 31 जुलाई तक भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत सरकार ने तीनों पत्रकारों को भारत में काम करने के लिए जरूरी वीजा अवधि बढ़ाने से रोक दिया है। इस कदम से भारत चीन के बीच संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। भारत सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मसूद अजहर और NSG सदस्यता को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। हालांकि जानकारों के मुताबिक विदेशी पत्रकारों की वीजा अवधि नहीं बढ़ाना एक आम प्रक्रिया है। शिन्हुआ के तीनों पत्रकार नई दिल्ली और मुंबई दफ्तर में कार्यरत हैं। आपको बता दें कि शिन्हुआ एजेंसी चीन के PM ली केखियांग की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के सीधे नियंत्रण में काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स डिफॉल्टर्स को 2-2 कहा है कि या तो 30 सितंबर तक अपनी अघोषित आय का खुलासा कर चैन की नींद सोए या फिर कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये बचने का आखिरी मौका होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आखिरी मौका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स चोरी करने वालों को चेतावनी दी है कि उनके पास आखिरी मौका है अपनी बेनामी संपत्ति की जानकारी देने का, टैक्स चुकाकर अपने काले धन को सफेद करने का। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 30 सितंबर से पहले बेनामी संपत्ति की जानकारी देकर चैन की नींद सोएं, नहीं तो बचना मुश्किल होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहती। साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि देश के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम क्यों ये बोझ पाल करके बैठे जी? चैन से सो जाना, नींद आना, इससे बड़ा जीवन का सुख क्या होता है जी? ये इनकम टैक्स अफसरों का डर काहे का? ये सरकार का डर क्यों? ये स्थिति बदलने का सबसे बड़ा उपाय है 30 सितंबर के पहले जो भी है डिक्लेयर कर दो। केवल पीएम मोदी ही नहीं बल्कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी टैक्स चोरों को टैक्स भरकर चैन से रहने की सलाह दी। बेंगलुरु में इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम के एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में टैक्स रेट कम है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्ट टैक्स रेट को बढ़ाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, जिससे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स चोरी करना मुश्किल होगा। साथ ही जेटली ने यह भी कहा कि जीएसटी आने से पैसे के लेन देन को ट्रैक किया जा सकेगा और सरकार का जोर होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरें। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटाने के लिए कदम उठाए हैं। To look at the developed world or even emerging economies and compare them with India and do this comparative study of international taxation, our tax rates are extremely moderate compared to the rest of the world. सरकार के इन बयानों से साफ है कि सरकार इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम को लेकर बेहद गंभीर है और उसने टैक्स चोरों को चेता दिया है कि 30 सितंबर के बाद उनकी भी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सिर्फ गुजरात वासियों को ही नहीं लेकिन राजस्थान और दीव के लोगों को वीजा के पूर्व दस्तावेज के अटेस्टेशन के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अहमदाबाद में ही विदेश मंत्रालय ने यह सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। अगस्त से शुरू हो रही इस सेवा से लाखों लोगों को फायदा होगा और दिल्ली तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको विदेश में काम करने के लिए जाना है या पढ़ाई करने जाना है तो आपको विदेश मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। पहले गुजरात के लोगों को अटेस्टेड करवाने के लिए दिल्ली आना पड़ता था, लेकिन अब ये काम अहमदाबाद में ही हो जाएगा। अब गुजरात, राजस्थान और दीव के लोगों को अटेस्टेड करवाने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। पूरे इंडिया के लोग वो दिल्ली अप्रोच करते हैं हमारे सीपीवी डिवीजन में पटियाला हाउस में और वहाँ से अटेस्टेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो मिनिस्ट्री ने अभी ये रियलाइज़ किया है कि हम इस पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, इस सर्विस, ताकि हमारे जो कंसर्न रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेज हैं वो ये सेवा लोगों को दे सकते हैं, ताकि उस कंसर्न जोन के लोग वहाँ आएँ, उनको ट्रैवल ना करना पड़े, उनके ऊपर जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, जो टाइम की वेस्टेज है या आने जाने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो जाए। पूरे गुजरात में हर साल 5.5 लाख पासपोर्ट इशू होते हैं। छात्र और वर्किंग वीजा को लेकर विदेश जाने वालों की संख्या अकेले गुजरात में 1 लाख से ऊपर है। अब इन सभी लोगों को अहमदाबाद में ये सुविधा मिल जाएगी। वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहता है वो टाइम इसको अटेस्टेशन के पीछे स्पेंड करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई अहमदाबाद से जा रहा है, कोई सूरत से जा रहा है, कोई राजकोट से जा रहा है, तो उसका 2 दिन तो आने जाने के ट्रैवलिंग में चला जाता है और वहाँ पे जाके उसको स्टे करना पड़ता है, फूड वगैरह ट्रैवलिंग का एक्सपेंस रहता है। अगर यही फैसिलिटी अहमदाबाद में अगर उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि उनका टाइम, वैल्यूएबल जो टाइम है वो उनकी प्रोसेस में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, रोजगार हेतु विदेश जाने में जितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है उनसे भी अधिक वीजा लेने में मुश्किल आती है। इसलिए केंद्र सरकार का प्रयास है कि इन तरह की सारी प्रक्रिया है वो राज्य स्तर पर ही पूरी हो जाए ताकि लोगों को आसानी रहे। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।
इंसानों में टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह अब मवेशियों का भी फर्टिलाइजेशन की तकनीक को इजाद किया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इससे पशुओं में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आखिर क्या है ये तकनीक, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। गायों के नस्ल सुधार की दिशा में एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जो आने वाले समय में राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक अहम हिस्सा बनेगा। देश में गुजरात के गिर, पंजाब हरियाणा के साहिवाल, राजस्थान के थारपारकर और आंध्र प्रदेश के अंगोल नस्ल की गायों को अब सभी सामान्य गायों में बदलाव किया जा सकेगा। इसके लिए जेके ट्रस्ट समूह ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के गोपालपुर में डॉक्टर विजयपत सिंघानिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन लाइव स्टॉक के नाम से रिसर्च सेंटर की स्थापना की है, जहां इस नई तकनीक की दिशा में अब तक काम शुरू कर दिया गया है। यहां आईवीएफ तकनीक है जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस तकनीक के जरिए अब तक आनुवांशिक गुणवत्ता के 14 गर्भ स्थापित किए गए हैं। ब्राजील जैसे देश में, कोलंबिया जैसे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है, तो उनको यहाँ से अगर हम लोग एम्ब्रियोज बना के बेचेंगे, वो एम्ब्रियो इतना छोटा है कि आपको आँख से दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन उसको फ्रीज करके -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करके उसको हम दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया। इस तकनीक के साथ यहाँ गाय के शरीर से ओसाइड निकाला जाता है। इसी ओसाइड से भ्रूण तैयार कर उसे सुरक्षित रख लिया जाता है। फिर एक निश्चित समय पर इसे गाय के गर्भ में स्थापित किया जाता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी हमें ओसाइड निकालने वाले डॉक्टर ने दी। ये देखिए, ये ओवरी है जिसको सुपर ओवुलेट किया गया है। ये आपको जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये अंगूर के गुच्छे जैसे नजर आ रहे हैं, ये फॉलिकल्स हैं। अच्छा, इनको हम नीडल के माध्यम से उसको पंचर करके उसमें से जो फ्लूइड है उसको निकालते हैं, जिसपे ओसाइड्स होते हैं, जिनका लैब के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे उसको सर्च करते हैं। इस नई तकनीक की खोज अमेरिका जैसे देशों में की गई। वहाँ इस तकनीक के इस्तेमाल से गाय और दूसरे मवेशियों की फार्मिंग भी की जा रही है। फर्टिलाइजेशन का ये नया तकनीक कभी तक देश में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ये बेहद महंगी तकनीक है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी आदमियों में होता है, उसी टाइप की इस टेक्नोलॉजी का आईवीएफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम कंट्री में हमने बड़ी लार्ज स्केल पे इसको शुरू किया है। इस नई तकनीक की शुरुआत को लेकर रिसर्च सेंटर ने एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर समेत कई नेता और अफसर मौजूद थे। जेके ट्रस्ट देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है। इस ट्रस्ट के चेयरमैन विजयपत सिंघानिया ने इस रिसर्च सेंटर की स्थापना की है। इससे पहले इन्हीं की संस्था ने महाराष्ट्र में भेड़ में ये सफल प्रयोग किया था। इसके बाद अब गाय में ये प्रयोग कर इसकी नस्ल सुधार के लिए बड़ा प्रयास करने की कोशिश है। एक बड़ा प्रयोग और एक मोबाइल यूनिट इन्होंने लागू की है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक इनका किए जाने वाला प्रयोग जिसमें करोड़ों खर्च होते हैं, भारत सरकार की जो योजना है गोपालन योजना, उसके लिए और नस्ल सुधार के लिए एक बेहतर काम होगा। हम इसको मल्टीप्लाई छत्तीसगढ़ में करेंगे, अलग अलग सेंटर में भी इसको विकसित। ट्रस्ट के चेयरमैन विजयपत सिंघानिया ने सरकार से अपील भी की है कि वो कुपोषण पर ध्यान दे। ये एक बड़ी समस्या है। दूध का उत्पादन ज़्यादा होने से जो गरीब किसान है उसके बच्चों की मृत्यु खाने के माल न्यूट्रिशन के कारण, खाना न मिलने के कारण हो, वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको दूध काफ़ी मिलेगा। दूसरा, उसको सफिशिएंट मिल्क मिलेगा जिसको वो अपने बच्चों को पिला के उसके बाद भी उसको बेच सकता है, तो उससे उसकी आमदनी होगी। रायपुर से जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।